ओके, तो लास्ट टाइम पे जो हमने पढ़ा था वो था पाषाण काल। मतलब मैं अगर एक तरह से कहूँ आद्य ऐतिहासिक काल हम लोगों ने पढ़ा। ठीक है, हम्म, बैठे रहें फिर। आद्य ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल में कौन सा पीरियड, लगभग 20 लाख वर्ष पहले से लेकर हम लोगों ने 2500 बीसी तक का इतिहास देख लिया। क्लियर है यहाँ तक? बीसी मैंने बता दिया है। जीरो से पहले अगर चलेंगे तो वीसी का पीरियड होता है, जीरो के बाद चलेंगे तो एडी होता है। वीसी जो होता है वो ज्यादा से कम की ओर आता है, यानी अगर मैं कहूँ तो यहाँ -1 होता है, -2 होता है, -3, -4, -5, तो ज्यादा से कम की ओर चलता है। और एडी तो पता ही है आपको, 1 2 3 4 5, तो ऐसे कम से ज्यादा की ओर चलेगा ही, है ना। कहीं भी अगर बीसी लिखा होगा, मैं थोड़ा सा पॉइंट क्लियर कर दूं, कुछ जो बेसिक्स होते हैं, बहुत ही बेसिक्स जिसे कहेंगे। कहीं पे अगर लिखा रहेगा, जैसे मान लो ऊपर ही लिखा है 2500 बीसी, तो आज से अगर हम बात करेंगे तो आज से कितना टाइम पहले, आज से कितना पहले, तो आपको पता चल जाएगा कि 2500 बीसी है ये, यानी जीरो से 2500 वर्ष पहले की बात है। और जीरो से अभी तक हम लोग कितना चल चुके हैं, लगभग 2000 चल चुके हैं। 2022 चल रही ना, तो 2000 चल चुके हैं। तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो आज से लगभग 4500 वर्ष पहले की बात कर रहा है। क्लियर है यहाँ तक? होना भी चाहिए। तो बस बीसी का मोटा मोटा मतलब ये है, ना आपको समझना चाहिए। अब हम लोग पहुंच चुके हैं 250 बीसी, दैट इज हड़प्पा सभ्यता, जिसे मैं एक अच्छा सा नाम दे रहा हूं, सिंधु घाटी सभ्यता। अच्छा नाम सभी है, सिंधु घाटी की सभ्यता। पीरियड शुरू होता है इसका 2500 बीसी से 1500 बीसी तक। और सही पूछो तो यहाँ से आप लोगों का सिलेबस भी शुरू। अच्छा, मुझे कुछ चीज़ें बतानी है आपको, है ना। 1 सेकेंड, होल्ड ऑन। पहले, सबसे पहले 1871 में एक स्थापना हुई थी, है ना। 1871 में स्थापना हुई थी। हाँ, कुछ कहना चाह रहे हैं क्या? कुछ अगर कहना चाह रहे हो तो बताएं मुझे। चलो पढ़ाओ। बताओ भाई कुछ। मैं वेट कर रहा हूँ। अच्छा, पहले का है। ओके ओके ओके, ठीक है। अरे आप नहीं कह रहे हो तो और तो कोई कहना चाह रहा होगा। और भी तो कोई कुछ कहना चाह रहा होगा भाई। ठीक है, मैं शुरू कर रहा हूँ। अभी इस पे आते हैं थोड़ी देर में, पहले मैं सोच रहा हूँ सिस्टमेटिक बना। देखो,
क्या हुआ कि सिंधु घाटी सभ्यता की बात करने के लिए, सिंधु घाटी सभ्यता में क्या हुआ, सभ्यता बन गई। अब यहां पे देखना एक वर्ड जोड़ा है, सभ्यता। इस सभ्यता का मतलब क्या होता है? इस सभ्यता का मतलब होता है, मैंने बताया था, लोग थे पहले के प्राचीन लोग, जो, तो उन्होंने सबसे पहले क्या कर किया था, जो मनुष्य थे उन्होंने सबसे पहले जो है शिकार करते थे। शिकार के बाद उनके जीवन में पशु आए, तो पशुपालन किया उन्होंने। ठीक है, पशु को फिर वो, अब इनको पानी की और भोजन की भी तो जरूरत है पशुओं को, और खुद को भी तो, खुद को भी पानी की जरूरत है लोगों को। तो ये पानी की तलाश में दूर दूर तक जाते थे। हालांकि इनके स्थायी निवास होते नहीं थे, तो ये दूर दूर जाने शुरू कर दिए। तो इनको नदियां वगैरह मिलने लगी और उन नदियों के किनारे ये बसने लगे। अब उन नदियों से इन्हें तो पानी तो हमेशा मिलने लगा, पानी तो हमेशा ही मिलेगा नदियों से। गर्मियों की बात अलग है, तब भी तो पानी तो रहेगा नदियों में। तो पानी की पूर्ति जो है वो नदियों ने कर दी, और ये पानी दोनों के लिए उपलब्ध हो गया, पशुओं के लिए भी हो गया, मनुष्यों के लिए भी हो गया। पानी के साथ साथ इन नदियों में जब नदियां हैं, तो ये जब कृषि भी थोड़ी बहुत उस पैमाने पर जब थोड़ा आगे बढ़ेगी, तो कृषि भी करने लगे थे, और कृषि जो है उनके लिए सिंचाई की जरूरत पड़ी, तो नदियों ने उन सिंचाई की जरूरतों को भी पूरा कर दिया। हाँ, मैं उस पर अभी आ रहा हूँ उस पर, अभी आता हूँ, जस्ट वेट, आप जस्ट एक सेकेंड रुको। पहले मैं सोच रहा हूँ थोड़ा बेसिक्स पहले का पकड़ लूँ, फिर आता हूँ उस पर। क्लियर है? तो नदियों का क्या है कि नदियों से वो लोग सिंचाई भी करने लगे इनमें। जब नदियों से सिंचाई, हाँ, ओके, तो जब सिंचाई होने लगी तो उनकी कृषि भी और ज्यादा होने लगी, तो और लोग भी आए यहाँ पे बसने लगे। यहाँ जब बसने लगे, तो अलग अलग लोग अब जब बसे हैं, हमें पता है कि उत्तर प्रदेश है, जैसे मान लो यूपी है एक, यूपी के लोगों की अलग संस्कृति होती है। यहाँ के लोग जो होते हैं अलग अलग तौर तरीके होते हैं उनके, है ना। किसी दूसरे क्षेत्र के अलग तौर तरीके होते हैं। तो इन सभी क्षेत्रों को मिला के अब बताओ, जैसे जैसे पंजाब है, पंजाब में ज़्यादा खेती होती है, तो वहाँ कृषि ज़्यादा है ना। अगर मैं ग्वालियर ले लूँ बेंगलोर, तो बेंगलोर में जो लोग हैं वो ज़्यादा जो हैं आईटी वाले हैं, है ना, इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो इन सबको मिलाकर, अलग अलग क्षेत्रों की संस्कृति को मिलाकर एक बड़ी सी संस्कृति बना दी। उस बड़ी सी संस्कृति को नाम दिया सभ्यता। ठीक है, तो यहाँ पे लोग बसने लगे थे, बसे हैं लोग, वही जो है विकसित होकर सभ्यता बनी, संस्कृति है। फिर क्या हुआ कि मैं बात करूं अगर सिंधु घाटी सभ्यता की, ये डिलीट प्लीज। फिर क्या है कि ये सभ्यता जो है, इसमें अलग अलग शहर भी होंगे, है ना। तो इसमें दो शहर बहुत महत्वपूर्ण थे। पहला एक शहर था हड़प्पा, एक शहर था मोहनजोदड़ो। दो शहर महत्वपूर्ण शहर हैं, तो इनके नाम पे भी उस सभ्यता का नाम पड़ गया, हड़प्पा की सभ्यता और मोहनजोदड़ो की सभ्यता। क्लियर? मैंने कहा ना, नदी के किनारे बसे थे, तो नदी, जिस नदी के किनारे ये लोग बसे थे उनको कहा गया सिंधु घाटी की सभ्यता। उस नदी के नाम पर पड़ेगा। घाटी क्या होती है? जैसे ये नदी है, तो इसके दोनों ओर जो क्षेत्र होते हैं ना, इनको घाटियां बोलते हैं। क्लियर? तो इनको बोला गया सिंधु घाटी की सभ्यता। मैंने एक और नाम बताया था, प्राचीन काल में, इससे पहले के पीरियड्स में क्या हुआ, लोगों ने, तांबा तो पहले से ही शुरू था, इसमें टिन मिलाकर एक धातु बनाई, जिसे कांस कहते हैं। कांस, कांस बन गया। तो ये कांस पहले की अपेक्षा ज्यादा मजबूत थी, तो इससे और ज्यादा खेती को प्रोत्साहन मिला, तो इसको बोलने लगे कांस्य युगीन सभ्यता।
हांस यूजीन सभ्यता। क्लियर? तो ये कुछ बेसिक्स नाम हमें इस सभ्यता में मिलते हैं। ये कुछ बेसिक्स नाम हमें मिलते हैं। अब क्या हुआ? अब चलते हैं हम अपनी सभ्यता पर। अच्छा, नेक्स्ट पेज कर लूँ। ये लिखा है मैंने। क्या हुआ कि आप लोगों को पता होगा कि जो प्रथम नगरीकरण कहते हैं, प्रथम नगरीकरण जो शुरुआत होती है पहली प्रथम नगरीकरण की, वो होती है हमारी सिंधु घाटी सभ्यता से। अब ध्यान देने की जरूरत है, ठीक है? सिंधु घाटी सभ्यता में प्रथम नगरीकरण, जो जिसे प्रथम नगरीकरण कहेंगे, वो सिंधु घाटी सभ्यता को पाएंगे। क्यों कहेंगे अभी आगे चल के पता है। नगरीकरण तो समझते होंगे, नगरों का विस्तार और नगर मिलना। नगर तो हमें पता ही है कि बहुत जो है उन्नत अवस्था में हमें मिलने शुरू हो गए थे नगर इस काल में आके, ठीक है? इसे इंग्लिश में हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन कहते हैं, IVC शॉर्ट में कहीं आपको लिखा मिल जाएगा, IVC इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है? उन्नत नगरीय सभ्यता है ये, इसलिए हम लोग इसको प्रथम नगरीकरण यहीं से शुरू हो जाते हैं। नगरीकरण कब होता है मैंने बताया। नगरीकरण पिछले लेक्चर में आप शायद याद करने की कोशिश करेंगे, तो जहाँ 50% कृषि से ज़्यादा 50% कृषि नहीं होनी चाहिए। अगर 50% कृषि होती है तो वो कृषि प्रधान देश होता है या क्षेत्र होता है ना? तो यहाँ पे कृषि जो है, कृषि एक 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 तरह से एक यहाँ पे कहेंगे कि कुछ लोग जो है कृषि में लगे, और कृषि इतना होना है कि कृषि से जो उत्पादन हो रहा है कृषि में, वो उत्पादन अधिशेष हो रहा है। अधिशेष का मतलब ज़रूरत से ज़्यादा पैदा कर रहे हैं। अब जो ज़रूरत से ज़्यादा पैदा हो रहा है, तो ये जो शहर बने हैं, इन शहरों में जो है खाद्यान्न की, अनाजों की पूर्ति करा दे रहे हैं शहरों में। तो शहरों को तो भाई खेती करने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, पड़ेगी नहीं पड़ेगी, क्योंकि अधिशेष उत्पन्न कर तो रहे हैं। अब जब शहरों के लोगों को ये खाद्यान्न की पूर्ति हो रही है उस टाइम पर, तो ये कुछ ना कुछ तो काम करेंगे। तो इन्होंने अपने आप को व्यापार में लगा दिया, इन्होंने अपने आप को जो है कला में लगा दिया। चीज़ों, कला मतलब हस्तशिल्प जैसी चीज़ों में, हाथों से चीज़ें बनाने लगे, है ना? तो ये सारी चीज़ें यहाँ ये लोग करने लगे, शहरों वाले व्यापार करने लगे। तो दूसरे दूसरे क्षेत्रों से व्यापार करने लगे, दूर दूर जाके व्यापार करने लगे। हाँ, तो ये सारी चीज़ें हमें इसमें देखने को मिलती हैं। क्या हुआ था शुरुआत से? एक नाम आप लोगों को मिलेगा, सर जॉन मार्शल। ठीक है? एक, मैं अब बता दूं, टाइम आ गया है। एक विभाग था पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग, पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग। इसकी स्थापना हुई थी 1871 में, और इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे वो थे कनिंघम। ठीक है? कनिंघम 1871। क्लियर? क्या हुआ कि जो जॉन मार्शल थे, जॉन मार्शल उस टाइम पे, जॉन मार्शल मार्शल 1920 और 21, 1920-21 में, उस टाइम पे 1920-21 में इस सभ्यता की खोज हुई। इस सभ्यता मतलब
सिंधु घाटी सभ्यता, इस सभ्यता की खोज हुई। और उस टाइम पे जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? जॉन मार्शल। और जो सभ्यता खोजी थी, आपको दो नाम पता होंगे, एक दयाराम साहनी है ना, एक राखालदास बनर्जी। मैं ज़्यादा तथ्यों पे नहीं जा रहा हूँ, फैक्ट्स पे, हालांकि वो वनडे एग्जाम्स में आते भी हैं, तो मैं अभी आगे बता दूंगा उनको। तो जॉन मार्शल जो हैं, इनकी ये अध्यक्ष थे उस टाइम पे, तो उनके नेतृत्व में सभ्यता की खोज हुई थी। ठीक है, कैसे हुई थी मैं थोड़ा वो इतिहास बता दूं क्या? हम्म, चलो बता देता हूँ। क्या हुआ कि पाकिस्तान से, तब पाकिस्तान एक भारत का ही हिस्सा था, तो उस टाइम पे सड़क वो रेलवे लाइन पड़ रही थी, एक रेलवे लाइन पड़ रही थी, और उस रेलवे लाइन को पढ़ने में कुछ ईंटों की ज़रूरत पड़ी। ठीक है, कुछ ईंटों की ज़रूरत पड़ी, तो उन्होंने पास में एक देखा, कुछ खंडहर जैसा बना था, तो उन्होंने वहां से ईंटें उखाड़ उखाड़ के यहाँ लगा दी। तो जब उन ईंटों पर नज़र जॉन मार्शल की पड़ी, तो उन्होंने इसको देखा कि ये तो यार बहुत पुरानी ईंटें लग रही हैं। फिर इनकी जांच कराई तो उनको पता चला कि अच्छा, ये तो सबसे पुरानी सभ्यता है भारत की, सबसे पुरानी सभ्यता। ठीक है, तो वहां से हमें जो है सभ्यता के बीज मिले थे, और टाइम था 1900 1920 और 21 में। ठीक है। हम्म। और उन्होंने जब बहुत पता लगाया चीज़ों को, तो उनको ये चीज़ पता चली कि इसका जो विस्तार है सिंधु घाटी सभ्यता का, आईवीसी में लिख रहा हूँ, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता को मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ आईवीसी। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो विस्तार था, मैंने इसको एक याद करने का टेक्निक बनाया था। ठीक है, मैं टेक्निक बता रहा हूँ। ओम, पुआ, दद, पशु। ठीक है, ओम पुआ दद पशु। उ मतलब है उत्तर, उत्तर मतलब ये। पू का मतलब है पूर्व, पूर्व का मतलब ये। द का दद का मतलब दा है, दा का मतलब दद मतलब दक्षिण, साउथ ये है। और पा का मतलब पश्चिम, पश्चिम मेरा वेस्ट ये है। क्लियर? ये मेरी इंडस वैली सिविलाइजेशन का विस्तार है, उत्तर पश्चिम, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। अब देखो उत्तर में कहाँ तक है? माँ मतलब मांडू, मांडू यहाँ पे है, नॉर्थ कश्मीर में ये मिलेगा मांडू। पू मतलब पूर्व, पूर्व में मतलब आलमगीरपुर, ये उत्तर प्रदेश में मिल जाएगा, यूपी में है आलमगीरपुर, ये आलमगीरपुर यहाँ पे मेरठ वेरठ के आसपास है ये। ठीक है, द मतलब है दक्षिण, और दा का मतलब है दैमाबाद, दैमाबाद दक्षिण, एमपी, सॉरी एमएच महाराष्ट्र के आसपास है दैमाबाद। और सु मतलब है वेस्ट, वेस्ट का मतलब सुतका गेंडोर, सुतका गेंडोर। ये पूरा इसका विस्तार है। ठीक है, मैंने थोड़ा इसको एक अलग से बता दिया है, इन सब चीज़ों को जानने की ज़रूरत है, लेकिन सिर्फ वनडे एग्जाम्स में जो प्रिपरेशन करें उनके लिए। तो ये इनका विस्तार देखने को मिला। ठीक है, ये जो सभ्यता जानी जाती है, ये जानी जाती है नगरीय योजना की वजह से। दोबारा से प्लीज, कुछ नहीं था, जो इसका विस्तार है, जो इसका फैलाव है, वो हमें देखने को मिला। उत्तर में मांडू है, उमपुआ दत्त पशु को याद कर लेना। उम, उ में मतलब उत्तर में मांडू, पू मतलब पूर्व, आ मतलब आलमगीरपुर, द मतलब दैमाबाद, और पशु, पा मतलब है पश्चिम, और सु का मतलब है सुतका गेंडोर। ओके। हाँ, देखो, ये एक नगरीय सभ्यता थी। ठीक है, तो क्यों थी? क्योंकि इनका जो नगरीय योजना, ये जो है उस टाइम पे विश्व विख्यात थी। नगरीय योजना वेल प्लान्ड, इनकी जो नगर थे, सिटी थे, वो वेल प्लान्ड थे। कैसे? देखें, इनमें जो ईंटें प्रयोग की थी वो पक्की ईंटें थी, पक्की ईंटों का प्रयोग किया था इन्होंने। ठीक है, और ये जो ईंटें प्रयोग में लाई थी, इनका एक निश्चित अनुपात भी था, और वो अनुपात था 4:2:1।
मतलब इसकी लंबाई 4 थी और जो इसकी चौड़ाई है, चौड़ाई जो है वो इसकी 2 है और जो इसकी ऊंचाई है, हाइट, वो 1 है। ठीक है, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, इस अनुपात में वो ईंटें बनाती, पक्की ईंटें थी ये। ठीक है। दूसरा दूसरा व्यवस्थित मकान थे इनके, व्यवस्थित मकान। व्यवस्थित मकान कहने का मतलब ड्रेनेज सिस्टम, ड्रेनेज सिस्टम समझते हो, निकासी, जो मतलब जो पानी की निकासी होती ना, जैसे इनके क्या हुआ कि 2 फ्लोर का इन्होंने मकान बनाया था, तो 2 फ्लोर का जब मकान बनाया था तो इन्होंने जो ऊपर छत पे जब पानी चढ़ाया जाता होगा तो पानी निकाला भी तो जाएगा, तो पानी निकालने के लिए इन्होंने बिल्कुल सटा के अपने पीछे जो मकान का पिछवाड़ा होता था उससे इन्होंने पाइप निकाला था। और वो पाइप, ये जो पाइप था, ये पाइप किसका बना था? ये जो पाइप मिलता था टेराकोटा का पाइप। टेराकोटा एक मतलब मिट्टी का एक पाइप बनाते थे और मिट्टी का पाइप जो है पीछे से निकाल देते और वो पानी जो है वो नालियों से होकर मेन नाली में चला जाता था। ठीक है। और जो मेन नाली थी, इन्होंने बड़े बड़े इन्होंने होल्स लगा रखे थे, ढक्कन लगा रखे थे, और वो होल्स के बाद, होल्स जो लगा रखे थे, इनकी समय समय पर सफाई भी होती थी। तो ड्रेनेज सिस्टम इनका बेस्ट था। सड़कें जो थी इनकी, सड़कें वो समकोण पर काटती थी, इस प्रकार इनकी सड़कें थी, बिल्कुल समकोण पर काटती थी। ये गली भी जो थी वो समकोण पर काटती थी, जो मेन जो सड़क थी उससे जाके मिलती थी, और कहीं भी बिल्कुल समकोण पर चीजें काटती थी। ठीक है। इसमें जो है बड़े बड़े स्नानागार मिले हैं, बड़े स्नानागार। स्नानागार समझते हो, जहां पे समूह में स्नान होता होगा, ऐसे स्नान करने वाले जो बड़े बड़े स्नानागार मिले, कुंड टाइप के। ठीक है, जहां पर सामूहिक स्नान होते हैं। मैं एग्जांपल बता दूं, जो बड़े स्नानागार मिले हैं ये कहाँ मिले? ये मिले हैं मोहनजोदड़ो में, मोहनजोदड़ो में। क्लियर? उसके बाद इनमें जो मिला है, सामूहिक अन्नागार भी मिला है। सामूहिक अन्नागार, अन्नागार का मतलब होता है जहां पे अनाज इकट्ठा रखा जाता होगा, टैक्स के रूप में वसूला जाता हो। अब इसके तो प्रमाण मिले नहीं है हमको। ठीक है। तो ये जो मिले हैं सामूहिक अन्नागार, ये मिला है हमें हड़प्पा से, सामूहिक अन्नागार। क्लियर? यहां तक क्लियर है? अब मैं थोड़ा और आगे बढ़ूं तो हमें मिलता है सामूहिक अन्नागार, ऐसे विशाल भी कह सकते, बड़ा अन्नागार, विशाल अन्नागार मिला है, काफी बड़ा। मैं तीसरी की बात करूं तो मिला है बंदरगाह, और बंदरगाह मिला है हमें लोथल से, लोथल। क्लियर? लोथल से हमें बंदरगाह भी मिला है। तो देख रहे हो, ये सारी नगर में ही तो चीजें होती, जो नगर होते हैं उनमें ही तो ये सारी चीजें होंगी, होती है कि नहीं होती? तो ये सारी चीजें हमें देखने को मिली यहाँ पर। और अगर मैं थोड़ा आगे बढ़ाऊं इसको और चीजें बता दूं, और चीजें कहां से मिली, जो जल संचयन प्रणाली है, यानी जल को एकत्रित भी ये करते थे, जल संचयन प्रणाली, बेहतरीन जल संचयन प्रणाली थी उस टाइम पे, ये मिली है धौलावीरा से, धौलावीरा। और मैं एक चीज बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको इधर ध्यान देना। हम लोग, हमें पता है तुम लोग लिखने में लगे होगे, समझ तो रहे नहीं हो। एक चीज बता रहा हूं, जो धौलावीरा है ना, ये जो यूएनएस्को है, यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, उसकी वर्ल्ड, वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स बनाता है। ठीक है, विश्व विरासत स्थल, उसमें इस धौलावीरा को शामिल किया गया था 2021 में। समझे? आज के टाइम पे हम इसे कह सकते हैं धौलावीरा को, आज के टाइम पे जो स्मार्ट सिटी आज के टाइम पे चल रही, उस टाइम पे जो स्मार्ट सिटी थी वो धौलावीरा थी, स्मार्ट सिटी। क्लियर? नेक्स्ट अगर हम पॉइंट लेने की कोशिश करें तो हमें पता चलेगा कि जो नगर है ना,
जो नगर हैं, नगर को इन्होंने दो भागों में बांट रखा था। एक था ऊंचाई पे स्थित था, एक उसे हम लोग दुर्ग बोलते हैं, दुर्ग नगर। यस यस यस, हाँ गुड। और जो नीचे से, मतलब जो नीचाई पे, यानी जो नीचे बना है, निचला नगर जैसे कहेंगे, निचला नगर। एक दुर्ग नगर था, एक निचला नगर था। अब मुझे बताओ, ये जो ऊंचाई वाले नगर होंगे, यहाँ पे किस तरह के लोग रहते हैं? कॉमन सेंस से, कॉमन सेंस से जो उच्च वर्ग के लोग होते होंगे उस टाइम पे, वो रहते होंगे। ये निम्न वर्ग के जो लोग होते होंगे, जैसे मजदूर है, किसान है ना, और जो कारीगर वगैरह, व्यापारी वगैरह, तो वो इस यहाँ पे रहते होंगे, ठीक है। और इन्होंने जो नगर है, ये आवासीय है, आवासीय यहाँ पे मतलब लोग बाग रहते होंगे। इस निचले नगर को उन्होंने ईंटों से घेर रखा था, ठीक है, ईंटों से घेर रखा था। अच्छा, ईंटों से मुझे एक चीज याद आई, मैंने ऊपर बताया ना पक्की ईंटों का प्रयोग हुआ है। यहाँ एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, यहाँ पे पत्थरों का प्रयोग नहीं हुआ है, क्लियर ध्यान रखना। तराशे हुए पत्थरों का, तराशे हुए पत्थरों का प्रयोग नहीं मिलता है इस सभ्यता में, नगरीय सभ्यता में। ऑप्शन देके आप लोगों को भटका सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पत्थरों का प्रयोग नहीं मिलता है, क्लियर। अब जो मैं बता रहा था दुर्ग, हाँ गया, हाँ ये जो नगर को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया, ये कौन कौन से नगर हैं, ऐसे कहाँ कहाँ मिले हैं? तो ऐसे स्थल हैं, आप लोगों को बता दूं, मोहनजोदड़ो में भी मिले हैं, हड़प्पा में भी मिले हैं ऐसे नगर, और कालीबंगा। ये तीन ऐसे स्थल हैं मुख्य रूप से, जहाँ पे ये दो चीजें हमें स्पष्टता वहाँ पे दिखाई देती है। क्लियर, क्लियर है यहाँ तक? बताएं। पहले तो ये मैंने ओवरव्यू दे दिया है, अब मैं वन बाय वन पार्ट्स पे चलूंगा इसके। बताएं यहाँ तक क्लियर है? हम्म। निचला नगर, निचला नगर मतलब देखो, ऊंचाई पे बना दिया गया, उसके अलावा जो दो पार्ट्स में निचला नगर है, तो वो निचला नगर रह गया। जो शेष बचे हैं, जिसके कालीबंगा हो गया यार, है ना, हड़प्पा हो गया, मोहनजोदड़ो हो गया, इनके अलावा निचले नगर में जैसे मान लो हम ले लेते हैं धौलावीरा ले लो, धौलावीरा ले लो, है ना। मतलब निचला नगर जैसे, जैसे मोहनजोदड़ो है, तो मोहनजोदड़ो को दो भाग में डिवाइड कर दिया, है ना। एक तो उछला उसमें ऊंचाई वाला नगर मिल गया, और एक निचला नगर मिल गया, दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया। वैसे ही हड़प्पा को भी उन्होंने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ऊंचाई पे स्थित था, एक नीचे स्थित था, है ना। ये चीज मैं बताने की कोशिश कर, धौलावीरा ले लो, तो इस टाइप नगर्स मिले हैं वहां पे। ओके, मतलब जैसे हड़प्पा ले लिया तो दो पार्ट्स में नगर है, कोई एक नगर मैंने ले लिया, जैसे हड़प्पा नगर ले लिया, ले लिया, तो उस हड़प्पा को दो भाग, नहीं नहीं, निचला नगर कौन सा है? अच्छा, निचला नगर कौन सा है? मतलब जहाँ पे वो, वहां पे निचले नगर में आवासीय, आवासीय मतलब समझते हो, जहाँ पे लोग, मतलब जो उच्च वर्ग तो यहाँ पे रहेंगे, निम्न वर्ग जो छोटे लोग होंगे, जिनकी जो वर्ग है, जो छोटा वर्ग होगा, निम्न वर्ग के जो लोग होंगे, जिसमें किसान हैं, जिसमें जो है मजदूर हैं, है ना, तो ये लोग इस निचले नगर में रहते होंगे, जो अनाज को उत्पादन करते होंगे, कृषि जिन्हें कहेंगे, कृषि क्षेत्र जो है वो निचले नगर होंगे। और जो ऊंचाई पे स्थित होंगे, वो आपके व्यापारियों के नगर होंगे, व्यापारी हैं यहाँ पे, व्यापारी वर्ग है ना, बड़े बड़े व्यापारी लोग हैं यहाँ पे। पुरोहित वर्ग है, पुरोहित, जैसे पुरोहित का एक प्रमाण मिला है, राजा वगैरह, है ना। अच्छा, आप एक चीज करना, एक और मैं, सॉरी, मैं इसके लिए माफी मांगता हूँ, तुम्हारे ज्ञान की वृद्धि हो तो मैं कह सकता हूँ, एक मूवी होगी मोहनजोदड़ो, ऋतिक रोशन है उसमें,
उस मूवी को देख लेना जरा, उसका कुछ कुछ झलक जो है हमें उस टाइप की सभ्यता की मिल जाएगी उस टाइम पे, ठीक है। मोहनजोदड़ो, जब भी टाइम मिले आप लोगों को। क्लियर? तो आगे चलें फिर। चलो हड़प्पा का समाज देखते हैं, समाज कैसा था वहां का। 2016 के आसपास आई हुई मूवी थी, ठीक है। समाज देखते हैं हम लोग हड़प्पा का। देखो सबसे पहला समाज तो था इसमें विभेदनकारी था समाज ना, विभेदकारी समाज था ना। समाज में विभेद था, मतलब कहने का, नगर नगर दो पार्ट्स में डिवाइड था ना। एक तो नगर दुर्ग, जैसे जो ऊंचाई पे स्थित था जो, और निचला नगर, दो पार्ट्स में डिवाइड है। पहला समाज में जो जो चरित्र था समाज का, वो था विभेदनकारी। और विभेदनकारी क्यों था आप लोगों को पता होगा, क्योंकि नगरीय संरचना थी, नगरीय संरचना थी। और आपको पता नगरीय संरचना में क्या होता है, कृषि वर्ग होता है और एक व्यापारी वर्ग भी होते हैं। व्यापारी वर्ग की तादाद ज्यादा होती है, कृषि इनका जो है, इन तक अनाजों की पूर्ति कराते हैं। क्लियर है यहाँ तक? पहला जो जो चरित्र मिला वो हमें मिला विभेदनकारी समाज। दूसरा जो मिलेगा इसमें, यहाँ की जो जनसंख्या थी, टोटल जनसंख्या हम कहेंगे, जो जो नगरों की जनसंख्या होती थी वो 3 वर्गों में डिवाइड थी, 3 वर्गों में डिवाइड थी। पहला स्वामी वर्ग या उच्च वर्ग जिसे कहेंगे हम लोग। दूसरा जो कारीगर वर्ग थे, ठीक है, कारीगर तो हस्तशिल्प बनाते थे, मूर्तियां वगैरह। क्लियर? शिल्प। तीसरा जो है वो दासों का वर्ग है, या मजदूर कह सकते हैं इन्हें। क्लियर है यहाँ पर? और कुछ इतिहासकार पता है योद्धा वर्ग की बात करते हैं, सैनिक वगैरह रहे जिसको बाद में खारिज कर दिया गया। तो मेन ये 3 वर्ग हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि जो आज का समाज है, आज का समाज, उसके बीज जो है वो कहीं ना कहीं हमें कहां से मिलने शुरू हो जाते हैं, हड़प्पा से मिलने शुरू हो जाते हैं ना। आज के समाज, आज का समाज भी तो डिवाइड है, विभाजित है ना आज का समाज। ठीक है। समाज की जो तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इंपॉर्टेंट जो चरित्र है, चरित्र था उस टाइम पे हड़प्पा का, वो था, जो समाज है वो मातृ सत्तात्मक है। मातृ सत्तात्मक क्या होता है ये? मातृ सत्तात्मक वो होता है जहां पे महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी होती है, बहुत अच्छी। जैसे देवी पूजा होती है, यहाँ पे देवी पूजा होती थी। क्लियर है? यहाँ पे देवी पूजा है। सर्प की पूजा होती थी, ठीक है। तो यहाँ पे मात्र सत्तात्मक व्यवस्था मालूम होती, क्योंकि जो जो महिलाओं की स्थिति बहुत मजबूत थी यहाँ पे। मात्र सत्तात्मक ऐसे समझते, जो महिलाओं की स्थिति है, की स्थिति बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण। तो ये समाज में 3 चीजें हम लोग देख लेंगे। पहला समाज विभेदनकारी था, नगर दुर्ग और निचला नगर, यानी 2 पार्ट्स में नगर को डिवाइड किया गया था। जनसंख्या 3 भागों में विभाजित होती प्रतीत होती है। पहले है स्वामी वर्ग का, दूसरा है कारीगर, तीसरा है दासों का, और तीसरा जो समाज की सबसे बड़ी, जो सिंधु घाटी समाज की सबसे बड़ी विशेषता थी, वो थी मातृ सत्तात्मक समाज था। क्लियर? दूसरा इसकी बात करेंगे राजनीतिक संरचना की। राजनीतिक संरचना कैसा था, राजनीति के मतलब के हिसाब से राजनीतिक कैसा था इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो हम लोगों को ये चीज़ बिल्कुल, मतलब पुख्ता तरीके से हम लोग नहीं कह सकते, बिल्कुल भी पुख्ता तरीके से नहीं कह सकते कि उस टाइम पे राजा होते थे कि नहीं होते थे, क्योंकि इसके प्रमाण हम लोगों को नहीं मिले। ठीक है। तो ये सब पुरातत्व में जो खोजें हुई हैं, जो चीज़ें मिली हैं, है ना, उत्खनन से, तो उन चीज़ों के आधार पर हम लोग ये इतिहास लिख रहे हैं। और हमने पहले बता दिया जो हमें साहित्यिक स्रोत है। अच्छा, वो मैं सोच रहा हूँ मैं बता ही दूँ, पहले बता दूँ। देखो
स्रोत जो होते हैं ना, किसी इतिहास को लिखने के स्रोत जो होते हैं वो दो प्रकार से हो सकते हैं। पहला है पुरातात्विक स्रोत, पुरातात्विक पुरातात्विक मतलब जिसे हम कहेंगे और एक दूसरा कह सकते हैं साहित्यिक स्रोत। पुरातात्विक मतलब पुराने तत्व, तत्व मतलब जो साहित्यिक मतलब लिखाई पढ़ाई वाली चीजें है ना, ग्रंथ वगैरह। और पुरातत्व मतलब जैसे खिलौने हो गए, मूर्तियां हो गई और महल हो गए, ये सारी चीजें जो है वो पुरातत्व में आते हैं। अभिलेख हैं, सिक्के हैं, है ना, और मंदिर हैं, ये जो प्रमाण होते हैं ये पुरातात्विक होते हैं। और साहित्यिक मतलब ग्रंथ होते हैं, जो भी ग्रंथ चीजें होती हैं, लिखावट, उन्हें कहते हैं। तो जो जो हड़प्पा सभ्यता है उसमें सिर्फ और सिर्फ पुरातात्विक साक्ष्य मिला है। और पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पर जो चीजें हम बता सकते हैं वो एकदम एग्जैक्ट नहीं बता सकते, लेकिन हाँ उनके अनुमान पे हम चीजों तक पहुंच तो सकते हैं, लेकिन एकदम क्लियर नहीं बता सकते। लेकिन साहित्यिक साक्ष्य से हम सारी चीजें क्लियर बता सकते हैं। ठीक है, क्योंकि साहित्यिक साक्ष्य में क्या होता है, जो राजा होता है वो अपने अपने चीजें लिखवाता है ना, अपने जो जैसे जैसे मान लो मैं बताऊं, जैसे अशोक के अभिलेख हैं, अशोक के अभिलेख जो मिलते हैं ना, तो हमें पता चला है कि अशोक ने लिखवाए हैं, तो राजा ने लिखवाए ना, तो ये चीजें मुझे पता चल जाती हैं। पर पुरातात्व में क्या है कि पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पर हम नहीं बता सकते कि उस टाइम पे राजा होते थे कि नहीं होते थे, है ना। पर कुछ चीजें ऐसी मिली हैं जो राजा के होने का संकेत देते हैं या पुरोहित के होने का संकेत देते हैं। क्लियर है? तो यहां तक मैंने दो चीजें बता दी। और हड़प्पा में सिर्फ और सिर्फ हमें पुरातात्विक साक्ष्य मिला है, हालांकि साहित्यिक साक्ष्य मिला है जिसे हम लोग अभी तक पढ़ नहीं सके, उसकी भाषा को पढ़ नहीं सके। क्लियर है यहां तक? वो पाषाण काल में भी ऐसे ही है, दोनों चीजें कही हैं, आईवीसी और पाषाण काल दोनों चीजों में पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पर हम लोगों ने इतिहास लिखा है, इतिहास को समझा है। तो राजनीतिक संरचना में आप लोगों को पता मिलेगा कि हाँ राजा के स्थान, राजा नहीं होता था शायद, राजा के स्थान पर पुरोहित जरूर मिला होगा। क्यों क्यों कहते हैं हम पुरोहित होगा? क्योंकि आप लोगों को एक पता होगा, शायद कहीं देखा हो या पढ़ा हो, मोहनजोदड़ो से एक हमें मूर्ति प्राप्त हुई थी दाढ़ी वाले साधु की, दाढ़ी वाले साधु की मूर्ति एक प्राप्त हुई थी। तो इस दाढ़ी वाले साधु से ऐसा लगता है कि ये कोई पुरोहित वर्ग रहा होगा उस टाइम। ठीक है, और यही जो पुरोहित है इसी ने ये सारी चीजें, अब क्योंकि अब तुमको पता है, ये देखो ऊपर आओ, ये देखो पक्की ईंटें हैं, नगरीय व्यवस्था है, बड़े स्नानागार है, इन सबको कंट्रोल करने के लिए कोई ऐसी चीज तो चाहिए ना जो ये सारी चीजों को ध्यान दे रखे, सारी चीजों को, है ना। तो वो सारी चीजें किसने देखने की कोशिश की? उस पुरोहित वर्ग ने। क्लियर? वो पुरोहित देखने की कोशिश करता है। तो ऐसा अनुमान है कि पुरोहित वर्ग होगा। तो केवल इसमें एक ही पॉइंट है कि राजा के स्थान पर पुरोहित होगा। अब मैं धर्म की बात करूं, आईवीसी में जो धर्म था वो किस प्रकार का धर्म था? आईवीसी मतलब वही इंडस वैली सिविलाइजेशन है ना, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं। देखो यहां पर मंदिर होने के प्रमाण मिले हैं, मंदिर के प्रमाण मिलते हैं, आज के मंदिर जैसे नहीं, याद रखना, भवन मिले हैं, केवल भवन। तो उनको लगता है कि ऐसे भवन शायद है मंदिर होते होंगे उस टाइम पे। और जो भवन मिले हैं वो किनके मिले हैं? एक भगवान, तुमने नाम सुना होगा, पशुपतिनाथ, पशुपतिनाथ, इनको जोड़कर बताया गया कि शायद ये शिव की, जो वहां पे एक मूर्ति मिली है, उस मूर्ति में क्या है कि एक व्यक्ति बैठा, और व्यक्ति जो है एक मुद्रा, ध्यान की मुद्रा में है, जो भगवान शिव को आपने देखा होगा। और उनके किनारे, उनके आसपास जो है पेड़ पेड़ पौधे भी हैं और जो है जानवर भी हैं। तो आज के शिव जो हैं वो भी उसी प्रकार से उनकी जो है परिकल्पना की गई कि शायद है कि ये पशुपति जो नाथ है ये शिव होंगे उस टाइम पे, तो इनकी पूजा होती होगी। दूसरा अगर हम बात करें तो महास्नाना जो गार मिला है, मैं बता चुका हूँ कहाँ से मिला है महास्नानागार, ये देखिए पिछले में बता चुका हूँ, महास्नानागार, बड़े स्नानागार मोहनजोदड़ो से। ठीक है, तो जो महास्नानागार मिले हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं
सामूहिक स्नान की बात करते हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं धर्म से जुड़ा कोई धार्मिक पर्व होता होगा, उस टाइम पे सामूहिक स्नान करते होंगे। सामूहिक मतलब समूह में स्नान। तो ऐसा कौन सा, अच्छा आज के टाइम पे इनको जोड़ सकते हो। आज के टाइम पे आप पता होगा छठ होती है, कुंभ होता है, तो हम लोग समूह में स्नान करते हैं ना, कुंभ में जाके। तो उस टाइम पे जो सामूहिक स्नान होता होगा वो महास्नानागार इसीलिए बनाए गए, शायद है कि वहां पे कोई धार्मिक पर्व के टाइम पे नहाते होंगे। क्लियर है, क्लियर है। तीसरा है, हमें कुछ अग्नि वेदियां भी मिली है। अग्नि वेदियां, है ना, यज्ञ जिसे कहते हैं, यज्ञ। यज्ञ की जो जो पद्धति होती है, यज्ञ का जो विधान होता है वो मिला है। तो शायद है कि उस टाइम पे यज्ञ का विधान होता होगा, और यज्ञ में क्या है, कुछ वहां पे हमें हड्डियां भी मिली हैं, उस अग्नि वेदिया के पास कुछ हड्डियां भी मिली हैं, तो शायद वहां से हमें पता चलता होगा कि यज्ञ में बलि का प्रावधान भी होता होगा, बलि दी जाती होगी। ठीक है, बलि प्रथा यहाँ पे, क्योंकि हड्डियां मिली ना वहां, उसके पास अग्निवेदियां मिली, वहीं पर हड्डियां मिली, तो इसका मतलब शायद है कि उस टाइम पे बलि का भी प्रावधान यहाँ पे होता होगा, बलि प्रथा जारी होगी। तीसरा अगर हम कहें पूजा की बात, पूजा जो होती थी वो एक तो मातृ देवी की पूजा होती थी, है ना, और जो जो ह्यूमन ऑर्गन्स होते हैं जिनसे मतलब संतान उत्पत्ति होती है, ठीक है, लिंग पूजा जिन्हें कहेंगे, लिंग, तो उनकी पूजा भी मिलती है यहाँ पर। ठीक है, सर्प की पूजा मिलती है, वो भी कहीं ना कहीं उर्वरक से जुड़े हैं, उर्वरता से जुड़े हैं। ठीक है, तो इन सब की पूजा वहां पे देखने को मिलती है। प्रकृति पूजा के भी प्रमाण मिलती है, ये सारे प्रकृति के उदाहरण है ना, लिंग है, सर्प है, वगैरह वगैरह, तो ये प्रकृति पूजा मिलती है, प्रकृति पूजा के उदाहरण है ये सारे। और मैं अगर आगे बढ़ूं इसमें, तो अब जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं ना, बलि दे रहे हैं ना, तो उस टाइम पे हो सकता है कि कर्म कांड हो, कर्मकांडी होता है ना एक तरह से बलि देना, तो कर्म कांड भी हो सकता है प्रचलित हो उस टाइम पे। तो ये कहीं ना कहीं जो है धर्म की बात होती है, धर्म से जुड़े, इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो धर्म था वो इस प्रकार से होता होगा। क्लियर है यहाँ तक, क्लियर है। अब आगे चलते हैं, यहाँ तक क्लियर है। अच्छा मुझे बता दो, क्योंकि 2 पॉइंट्स हो चुके हैं ऑलरेडी। एक तो धर्म देख लिया मैंने, राजनीति देख ली, राजनीति से पहले समाज देख लिया, समाज कैसे होता है। यहाँ तक क्लियर है। इफ एनी डाउट यू कैन आस्क, if you have any doubt. हम्म, पूछ, कोई डाउट है अगर आपको तो पूछ सकते हैं। यहाँ तक समाज देख लिया, राजनीति हमने देख ली इंडस वैली सिविलाइजेशन की, धर्म भी देख लिया हमने। अब हम लोग चलेंगे अर्थव्यवस्था पे, उस टाइम की जो अर्थव्यवस्था होती थी वो किस प्रकार से होती थी। ओके, अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था का मतलब उनका साधन क्या था, जो जो रोजी रोटी होती थी, एक तरह से बहुत ही सरल शब्दों में कहें तो रोजी रोटी वहाँ की कैसे, अर्थव्यवस्था का सामान्य अर्थ वही है एक तरह से, है ना। तो लोगों की अर्थव्यवस्था और पूरे इंडस वैली सिविलाइजेशन की अर्थव्यवस्था, जैसे आज हम लोग इंडिया की अर्थव्यवस्था जीडीपी के माध्यम से जानते हैं ना, वैसे ही उस प्रकार उस टाइम पे अर्थव्यवस्था कैसी थी। तो देखो, एक तो जो है व्यापार, व्यापार उन्नत अवस्था में था, यानी व्यापार से वो लोग, व्यापार था वहां पे। दूसरा जो है कृषि, कृषि में जो गेहूं मिला है, पहली चीज तो देखो फसलों में जौ है, ठीक है, कपास है, तिल है, ये सारी फसलें होती थी, तो ये भी अर्थव्यवस्था का साधन था उस टाइम पे। पशुपालन, मैंने कहा ना पशुपालन भी तो चलता रहा होगा, पशुपालन भी अर्थव्यवस्था का साधन होगा, जिसमें भेड़ बकरी पालते थे। हालांकि यहाँ पर लोहा और घोड़ा नहीं मिलता, याद रखना, यहाँ लोहा और घोड़ा नहीं मिला है अभी तक। क्लियर है, लोहा के प्रमाण और घोड़े के प्रमाण यहाँ तक नहीं मिले। अच्छा, जो व्यापार है वो व्यापार हमने कैसे पता चलाया, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ से हमें जो है मोहरें मिली हैं, मोहरें, मोहरें मिली हैं। और ये जो मोहरें हैं, याद रखना 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक, इसके पैरेलल आप लोगों ने नाम सुना होगा, मेसोपोटामिया की सभ्यता,
उस मेसोपोटामिया की सभ्यता में जो मोहरें मिली हैं वो बेलनाकार है, मोहरें बेलन के आकार की हैं, बेलनाकार। और जो हड़प्पा की मोहरें मिली हैं वो आयताकार है। ये क्वेश्चन कभी कभी पूछा जा सकता है, ठीक है। यहाँ की जो मोहरें हैं वो आयताकार है। दूसरा, इनकी जो मोहरें मिली हैं हड़प्पा वाली, जो मोहरें, मैं इसको मिटा दूं कहीं कंफ्यूज ना हो जाए, हड़प्पा की मोहरें आयताकार है। और दूसरा, जो मोहरें मिली हैं इन पर जो लिखावट है, वो लिखावट जो है वो दाईं ओर से, यानी लेफ्ट राइट से, दाईं मतलब राइट, राइट से लेफ्ट की ओर, बाईं ओर। क्लियर? इतना क्लियर? यानी जो आज हम लोग उर्दू लिखते हैं ना, उस प्रकार से यहाँ पे लिखावट मिली है मोहरों पर। और देख लें अगर हम, तो आप लोगों को पता होगा कि यहाँ से ईंटें भी मिली हैं, ईंटें मिली हैं, कताई बुनाई के जो है चीज़ें भी मिली हैं, जिसमें कटाई बुनाई होती है, ठीक है। और अगर हम लोग बात करें मनके तो देख, मनके मिले, मनके मोहरें हम लोग देख ही चुके हैं, मनके मिले हैं। ये सब व्यापार से होती थी ना, चीज़ें व्यापार से, मनके बाहर से आते थे। जैसे लाजवर्द मणि जो है, एक मैं उदाहरण दे रहा हूँ, जो लाजवर्द मणि है वो अफगानिस्तान से आती थी भारत में, है ना। तो आप लोगों को इतना डिटेल में जाने की जरूरत है, मैं एक मोटा मोटा चीज़ें वहाँ पे बता दे रहा हूँ, ठीक है। जो मूर्तियाँ मिली हैं, मूर्ति, वो कांसे की भी मूर्ति यहाँ पे मिली है, कांसे की मूर्तियाँ मिली, कांसे की मूर्तियां मिली। और वो मूर्ति किसकी है? एक नृत्यांगना की है। नृत्यांगना मतलब एक डांस करती हुई एक युवती है, उसकी एक मूर्ति मिली है, वो कांसे की मूर्ति है, ठीक है। वो मुद्रा जो है, वो नाचने वाली जो मुद्रा होती है उसमें खड़ी हुई है, उसकी मूर्ति हमें मिली। उस जो मूर्ति है वो कांसे की है। क्लियर है? हम्म, ठीक है। और जो यहाँ पर जो मिट्टी की मूर्तियां कांसे की भी हैं, मिट्टी की भी मूर्तियां मिली हैं, मिट्टी की मूर्तियां मिली हैं। मिट्टी के हल मिले हैं, हल, मिट्टी के हल हैं, जिन्हें टेराकोटा बोलते हैं, मिट्टी के हल। क्लियर है? अर्थव्यवस्था समझ में आई इन लोगों की? क्या क्या साधन थे अर्थव्यवस्था के? हम्म। अच्छा, एक चीज मैं बता दूं, ये जो नृत्यांगना की मूर्ति है ना, ये जो मिली है ये मोहनजोदड़ो से मिली है। क्लियर है? पूछा जा सकता है कि नृत्यांगना की प्रतिमा कहाँ से मिली। लोहा हॉर्स नहीं थे, हाँ लोहा और जो है घोड़े नहीं मिलते हैं यहाँ पे। ठीक है, क्लियर, ठीक है। और जो बर्तन मिले हैं, अब मैं एक चीज ये अलग से बता रहा हूँ, जो बर्तन मिले हैं वो बर्तन हैं PGW। क्या है PGW? प्रिंटेड ग्रे वेयर। इसे हिंदी में कहेंगे चित्रित धूसर मृदभांड। मैं सोच रहा हूँ इसको आगे वाले पेज पे कर दूं। PGW, जो बर्तन यहाँ पे मिले हैं वो PGW यानी चित्रित धूसर मृदभांड। चित्रित मतलब प्रिंटेड है, ठीक है, प्रिंटेड है। पशुपालन क्या था? पशुपालन अर्थव्यवस्था का साधन है। जैसे मान लो वो पशु पालते थे, है ना, कुछ लोग जो होंगे वो उसमें पशु पालते थे। अब उनके पास देखो, मान लो अगर मान लो खेती नहीं है या खेती उनके पास कम हो रही है, तो वो पशु से मांस ले लेते होंगे, दूध ले लेते होंगे उनसे, है ना। तो ये पशुपालन, वो लोग ऊँट ऊँट है, वो सॉरी, बकरी है, बैल है, सांड है, जिसे कहते हैं सांड, भेड़ है, इस प्रकार के जो लोग, वो पशुपालन रहा उस टाइम पे। क्लियर? मैं PGW की बात कर रहा हूँ, तो प्रिंटेड ग्रे वेयर जिसे कहेंगे, तो प्रिंटेड है। धूसर जो है ये ग्रे होता है, यानी गेरू, जैसे हम लोग ग्रे मतलब से कलर होता है ना, ग्रे, ग्रे कलर है ये धूसर। और मृद, मृद मतलब मिट्टी होती है, और भांड मतलब बर्तन होता है। क्लियर? यानी मिट्टी के ऐसे बर्तन थे जो प्रिंटेड होते थे, है ना। लाल और काले भी मिले हैं, ब्लैक एंड रेड, ये दोनों भी मिले हैं। काले और लाल रंग से वो जो है उनमें चित्र बनाए गए, पेंटेड हैं,
है ना। तो PGW और जिसे हम कहेंगे आर, कौन कौन से, ग्रे और ब्लैक, तो BRGW भी मिले। BRW जिसे कहेंगे, मतलब लाल और काले, ठीक है, लाल और काले रंग से रंगे हुए जो मृदुहंड है, जो कलर है ब्लैक और रेड, तो इनसे मिले हुए जो है रंगे हुए बर्तन भी मिले। और अब सोचो जरा, ये सामान्य वर्गों के पास थोड़े ना होते होंगे, जो निम्न वर्ग के उनके पास थोड़े ना होते, जो दुर्ग नगरों में रहते होंगे, ऊपर के जो नगरों में रहते होंगे, वो अपने खाने पीने के लिए इन सब चीज़ों का प्रयोग करते होंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे इनके भी प्रमाण हमें मिलते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया ना सब कुछ। चित्रकला, चित्रकला भी देख लो अगर देखना चाहते हो, लेकिन मैं सोच रहा हूँ ज़्यादा टफ हो जाएगा। चित्रकला का भी विकास यहाँ पे मिलता है, और जो चित्रकला की गई है उसका जो रंग है वो गेरू रंग से किया गया, गेरू रंग, ठीक है, जैसे लाल रंग कहेंगे, लगभग लाल रंग। तो यहाँ तक क्लियर है ना। तो ये आपका पूरा होता है आज हड़प्पा। हड़प्पा क्लियर हो गया। सिंधु घाटी सभ्यता आप लोगों को समझ में आई? सिंधु घाटी सभ्यता बताएं भैया। हम्म। येलो, और येलो कहाँ है यार, क्या सुनते हो? येलो नहीं है, रेड और ब्लैक है। रेड ब्लैक है, येलो नहीं है। येलो मैंने कहाँ लिखा है बताओ? इसमें लिखा है मैंने कहीं येलो? इसमें लिखा है मैंने कहीं येलो? नहीं ना, ब्लैक है, ब्लैक और रेड। क्लियर? क्लियर क्लियर क्लियर, स्पष्ट है, साफ है, या बिल्कुल साफ हो गया? हाँ, गेरू रंग, गेरू रंग, जो चित्रकला है वो गेरू रंग की मिली है। मतलब जो उसके चित्र उन्होंने जो बनाए हैं, उनको जो पेंट किया है चित्र को, वो गेरू रंग से किया है। ये गेरू लिखा है। क्लियर? हम्म। चलो हम लोग चलते हैं अब नेक्स्ट, जो इसका लास्ट टॉपिक होगा कि सिंधु घाटी का पतन कैसे हुआ, है ना। पतन देख लेते हैं। तो हम लोग सीधे 1500 और कवर कर लेंगे, तो 1500 तक पहुंच जाएंगे, फिर हम लोग शुरू कर देंगे वैदिक, ठीक है, वैदिक शुरू कर देंगे। तो सिंधु घाटी का पतन सुन लो केवल, मेरे हिसाब से आप लोगों को लिखने की ज़रूरत होगी नहीं। तो सिंधु घाटी का पतन है वो कैसे हुआ? देखो, 1960 से पहले, 1960 से जो पहले माना जाता था कि इसका पतन हो गया सिंधु घाटी का, लेकिन 1960 के बाद ये चीज़ अब क्लियर होने लगी है, चीज़ स्पष्ट होने लगी है कि यह पतन नहीं हुई, बल्कि यह दूसरे क्षेत्रों में फैल गई, आगे जाके दूसरे क्षेत्रों में फैल गई। क्यों फैल गई? क्योंकि इसके पीछे जो कारण बताए गए हैं, यानी मैं कह सकता हूँ इसके इसके नगरों का पतन हो गया, ठीक है। इसके नगर जो थे, जो उन्नत अवस्था में थे, वो उनका पतन हो गया। क्यों पतन हो गया? मोहनजोदड़ो जब आप मूवी देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि नए जो शहर हैं, जो जो प्रसिद्ध शहर थे जैसे मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, उनमें पानी भर गया, है ना। उसकी वजह से जो लोग थे वो वहाँ के गांव, ग्रामीण क्षेत्रों में, इधर पश्चिम की ओर, अपनी तरफ पूर्व की ओर, अपने भारत में अंदर की ओर आ गए, है ना। ये एक पहला सिद्धांत है। दूसरा सिद्धांत दिया गया कि जो पर्यावरण है, पर्यावरण में प्रदूषण हुआ, जैसे जो आज हम लोग वो देखते हैं ना, राजस्थान, तो उस राजस्थान में जैसे रेगिस्तान का एरिया आज बन गया है, पहले रेगिस्तान नहीं था, पहले हरा भरा था। तो वहाँ पे पानी की कमी हो गई, जब पानी की कमी हो गई तो लोग छोड़ छोड़ के क्षेत्र को अंदर की ओर और आ गए, है ना। कुछ लोग, कुछ एक वैज्ञानिक का नाम है मार्टिमर व्हीलर, मार्टिमर व्हीलर नाम है उनका। उन्होंने बताया है कि जो लोग यहाँ पे बसे थे उन पर अटैक कर दिया आर्यों ने, है ना।
आर्यों ने अटैक कर दिया, आक्रमण कर दिया और उन लोगों को खत्म कर दिया। हालांकि यह भी सिद्धांत अब खारिज होने लगा, गलत माना जाने लगा है, क्योंकि अटैक हुआ होगा तो लोगों की बॉडीज मिलनी चाहिए, उनके कंकाल मिलने चाहिए, वो कंकाल उतने मिले हैं नहीं, है ना। तो सबसे ज्यादा जो सिद्धांत बताया जाता है, जो मान्य सिद्धांत है कि ये जो सभ्यता थी, इसका पतन नहीं हुआ बल्कि इसका रूप परिवर्तन हो गया, रूप में परिवर्तन हो गया। यानी जो नगर थे वो नगर अब नगर नहीं रहे, वो उनमें परिवर्तन। और नगर क्यों नहीं रहे? क्योंकि उनमें क्या हो गया, पर्यावरण की मार पड़ने के कारण पर्यावरण की मार पड़ी। ठीक है, प्राकृतिक असंतुलन जिसे कहेंगे, प्राकृतिक असंतुलन हो गया, यानी प्रकृति में असंतुलन हो गया उसकी वजह से। अब जैसे मैंने बताया राजस्थान के क्षेत्रों में पानी नहीं मिला, है ना, और उन्होंने प्राकृतिक असंतुलन पानी की वजह हो सकती है। दूसरी जो है, उन्होंने प्रकृति का इतना दोहन कर दिया था कि जो है जलवायु में परिवर्तन हो गया, जैसे आज हम लोग देखते हैं ना क्लाइमेट चेंज, उस टाइप से हो गया। तो ये सारी चीजें जो है कहीं ना कहीं सभ्यता को उन्होंने छोटी छोटी संस्कृति, जैसे मैंने बताया था ना शुरू में कि जो सभ्यता बनी है छोटी छोटी संस्कृति से मिलकर बनी है ना, मिलकर बनी है ना, जिसमें झूकर संस्कृति थी, ठीक ही नहीं, है ना, राजस्थान की जो कांस्य युगीन सभ्यता, आगे जाकर ये फिर से छोटी छोटी संस्कृतियों में डिवाइड हो गया। यानी ये वही जो नगर थे ये ग्रामीण सभ्यता में अब आ गए। नगर, अब भाई जब नगर के जो नगर जहां बसा था, है ना, तो नगर जब नगरों में पानी भर गया और नगरों में जो है प्राकृतिक आपदा आ गई, उन चीज़ों की वजह से जो लोग वहाँ बसे हुए थे उनको छोड़ छोड़ कर ये अंदर की ओर आने शुरू हो गए। तो ये जो अब छोड़ दिया इन्होंने तो ये वीरान हो गए, ऊसर हो गए, खत्म हो गई जमीन। पानी के अवशेष मिले हैं, पुष्टि भी हुई है कि जो हड़प्पा या मोहनजोदड़ो जो शहर है उस शहर के नीचे कुछ पानी के अवशेष मिले हैं। तो उन्होंने अनुमान लगाया कि शायद है कि यहाँ पे बाढ़ की वजह से ये शहर खत्म हो गया होगा, समाप्त हो गया होगा और यहाँ के लोग छोड़ के दूसरे क्षेत्रों में चले गए होंगे। तो ये सिंधु घाटी सभ्यता का पतन कह सकते हैं या उसका परिवर्तन कह सकते हैं। वो पतन तो नहीं हुआ है, परिवर्तित हो गई है दूसरी रूप में। आई होप इट इज, आई थिंक इट इज इनफ फॉर टुडे। और हम लोग कल शुरू कर देंगे वैदिक पीरियड से, वैदिक काल, क्योंकि हम लोग 1500 तक का देख चुके हैं पूरा इतिहास, ठीक है, 1500 बीसी। अब हम लोग देखेंगे 1500 बीसी से लेकर लगभग 600 बीसी तक का इतिहास। यहाँ तक कोई समस्या है? अगर है तो पूछ सकते हैं। बोले भैया। सिंधु घाटी का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? मोहनजोदड़ो है, हड़प्पा है। मोहनजोदड़ो है, हड़प्पा है। हम्म, क्या हुआ? ओके। हम्म। और अगर आगे रिसेंटली, ये तो हमने बता दिया है कि जो इस टाइम पे, इस टाइम की बात की गई। और अगर मैं बात करूं कि अब जो सबसे बड़ा शहर माना जाता है, सबसे बड़ा आ, जो स्थल माना जाएगा, सबसे पुराना स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का, वो है राखी गढ़ी। आज के टाइम पे सबसे बड़ा, जब खुदाई हुई है तो उसमें पता चला है, ठीक है, सबसे बड़ा पुरातात्विक स्थल है ये, हड़प्पा का, आईवीसी का। नगर की बात करेंगे तो नगर हमारे हड़प्पा और ये मोहनजोदड़ो है। और सबसे बड़ा स्थल जो है वो राखीगढ़ी है। और राखीगढ़ी तुम्हारा हरियाणा में है, हिसार डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है राखीगढ़ी। हम्म।
और कुछ पूछिए। कोई औजारा नहीं थे इसमें। क्या कोई औजारा ओजरा नहीं, उजड़ा तो नहीं लिख रहे हो? नहीं, उजड़ा तो नहीं है डेफिनेटली, ये रूप में बता रहा हूँ ना, चेंज हो गया, परिवर्तन हो गया यहाँ से। अब पूरी तरह से अगर हम कहें कि पतन हो गया, खत्म हो गया सब कुछ यहीं और यहीं पे सब कुछ, तो वो नहीं है। क्योंकि इसके जो परिवर्तन के बीज हैं वो आगे की सभ्यताओं में दिखते हैं। जैसे मैंने बताया ना कि यहाँ के लोग क्या बनाना जानते थे, कांसा बनाना जानते थे ना, कांसा, तांबे से कांसा। तो वो हमें इसके आगे की सभ्यता मुझे देखने को मिल जाता है, कांसा बनाने लगे थे। नहीं, हथियार। हथियार मतलब हथियार का मतलब क्या? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ क्या लिख रहे हो। अरे पूछो, कहाँ चले गए हो भाई? हथियार नहीं थे इसमें। नहीं, हथियार होंगे उनके, जो चाकू वाकू हैं वो सारे होंगे हथियार, चाकू थे, चिमटा वगैरह ये मिले हैं, राखी गढ़ी से मिले हैं ये तो। देखो एक चीज़ और मैं बता दूं। मोटे मोटे एक डायग्राम में बना के जो है कुछ बता दो। ठीक है, ये आज का पाकिस्तान है। क्लियर? ये इंडिया है ही। देखो, जो हमें चीज़ें मिली, जो स्थल हमें प्राप्त हुए हैं, स्थल, वो मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर है आपका हड़प्पा। ठीक है, ये है हमारा हड़प्पा। उसके बाद अगर हम थोड़ा और नीचे आएंगे, ये जो है ना, ये राजस्थान का एरिया है हमारा अंदर का, और इसके जस्ट सामने यहाँ पे मिलेगा मोहनजोदड़ो। मैं इंपॉर्टेंट स्थान बता रहा हूँ, है ना, इंपॉर्टेंट स्थान बता रहा हूँ। तो ये दोनों हो गए पाकिस्तान में। क्लियर? पाकिस्तान में हो गए ना। अब हम बात करें अगर लोथल की, तो जो लोथल बंदरगाह है वो यहाँ पर मिलेगा, लोथल। क्लियर? क्लियर है? ये तो तुम्हारे कमेंट्स बहुत स्लो आते हैं। अब पता ही नहीं चल रहा कि कौन लोग ऑनलाइन है कौन नहीं है, चले गए कहाँ चले गए। यस। हम्म। तो यहाँ पर हमें क्या मिल गया? लोथल। लिख लेना है ना, ये हड़प्पा है, ये मोहनजोदड़ो है, ये लोथल मिल जाएगा।
यहाँ के आसपास मिल जाएगा कालीबंगा, है ना। अगर हरियाणा है तो राखी गढ़ी भी यहीं कहीं होगा, राखी गढ़ी भी यहीं है, ठीक है, राखी गढ़ी यहीं है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट मैंने जिन जिन के नाम बताए ये सारे इंपॉर्टेंट प्लेसेस है ना। और अगर कोई इंपॉर्टेंट प्लेस पूछना चाहते हैं तो बताएं, मैं बता दूं आपको मैप पे वो कहाँ पे। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पूछना चाहते हो तो बता दो। अच्छा मैं ये बता दूं, जो ना जो इसका विस्तार था वो कहाँ कहाँ पे था, तो मैं इसको पॉइंट बता दे रहा हूँ। तो यहाँ पे मिल जाएगा आपको मांडू, मांडा जिसे कहते हैं। यहाँ मिल जाएगा तुम्हारा आलमगीरपुर, मेरठ के आसपास। यहाँ मेरठ मिल जाएगा, तो ये विस्तार यहाँ था। और फिर उसके बाद जो दैमाबाद मिलेगा ना, दैमाबाद, वो यहाँ मिल जाएगा लगभग, दैमाबाद इधर की साइड में यहाँ पे आसपास, ये दैमाबाद। उसके बाद ओमपुआ दत्त पसुद्दा बचा है ना, तो यहाँ पे मिल जाएगा सुतका गिंडो। और ये मिलेगा तुम्हें अफगानिस्तान के आसपास। तो यहाँ से ये विस्तार इसका और ये विस्तार लगभग त्रिभुजाकार है। ये पूरे क्षेत्र में हड़प्पा था, आईवीसी, ये आईवीसी का क्षेत्र है पूरा, ठीक है। और थोड़ा ऊपर जाऊं, इसमें और भी क्षेत्र मिलेंगे यहाँ पे। इस पूरे क्षेत्र में हड़प्पा के क्षेत्र मिले, और जो मैंने पहले बताया ना ब्लू कलर से, वो आपके इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं। क्लियर है। हाँ ये क्वेश्चन अच्छा है। क्या क्वेश्चन अच्छा है?